किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पाठक आप सभी का इस मिठास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और हमारे साथ हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के क्रॉप इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी। आप सभी लोग इस चेहरे से परिचित होंगे और एक तरह से कहा जाए तो गन्ने की कई किस्में आपके द्वारा विकसित की गए हैं, जिसमें से एक कोलक 14201 भी है। तो आज हम विशेष रूप से बात करेंगे कोलक 14201 पे और अन्य किस्मों पे भी बात करेंगे, लेकिन विशेष रूप से कोलक 14201 के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी किस्म है, अगेती किस्म है और बहुत अच्छे कई किसानों के प्लाट पे, बहुत से किसानों के प्लाट पे अच्छी पैदावार दे भी रही है। कुछ किसान कुछ प्रमुख बातों का ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनके पैदावार पे फर्क पड़ता है। तो उसी पे हम डॉक्टर साहब से आज चर्चा करेंगे कि सर कोलक 14201 से अगर अच्छी पैदावार हमें लेनी है तो किन किन बातों का हम विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपका धन्यवाद और किसान भाइयों आपको नमस्कार। कोलक 14201 एक अगेती किस्म है और जो कि 2020 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत किया गया था उत्तर प्रदेश में कल्टीवेशन के लिए जी। और उसके बाद ये 2023 में हमारा सीबीआरसी सिस्टम से रिलीज हुई जी और अभी 2024 में हाल ही में ये बिहार राज्य के लिए भी स्वीकृत हो गई है। तो इसकी अब चूंकि बसंतकालीन बुआई का समय आ रहा है, तो अगर किसान भाई थोड़ा सा इसमें कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बड़ा इससे अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो इसका जो बुआई का समय है वो थोड़ा सा अगर जल्दी ही बुआई कर ले जी, जैसे फरवरी में हो जाए तो बढ़िया है। बहुत अच्छी बात। 5 या 10 मार्च तक इसकी बुआई कंप्लीट कर लें। ज्यादा देर से मत इसकी बुआई करें। ज्यादा देर बुआई करने में थोड़ा सा इसकी ग्रोथ शुरुआत में धीरे से होती है। किसान भाई अप्रैल में या मई में बुआई करते हैं, वो चीज नहीं मैं लेट में बुआई के लिए इसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं। लेट में बुआई करेंगे तो फिर पैदावार कम होगी और फिर कहेंगे कि वैरायटी में दिक्कत है, वैरायटी में समस्या है। तो लेट बुआई के लिए मैं इसको 10 मार्च से 15 मार्च के बाद में इसको मैं संस्तुत नहीं करता बुआई के लिए। और बुआई के बाद बहुत सारी चीजें हैं मैनेजमेंट का, क्योंकि ये एक उच्च जिसे कहते हैं अधिक किले बनाने वाली किस्म है। तो जर्मिनेशन के बाद इसमें किले बहुत बनते हैं जी। तो किलों का मैनेजमेंट इसमें बहुत जरूरी है। हम हर फोरम पे बोलते रहते हैं, फेसबुक वगैरह पे लिखते रहते हैं कि किलों का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस किस्म में। अगर किलों का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो गन्ने में दो तरीके की ग्रोथ होती है। एक फैलने वाली ग्रोथ जिसको हम अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बोलते हैं, एक वर्टिकल ग्रोथ जो ऊपर को बढ़ती है फसल। अगर ज्यादा किले बनेंगे तो वो फैलेगी तो उसकी हाइट नहीं आएगी। तो किसान भाइयों के लिए कहेंगे कि बहुत धीरे से बढ़वार हो रही है। अगर किले कम होंगे तो जितने भी किले होंगे वो तेजी से बढ़ेंगे। तो जिसको हम वर्टिकल ग्रोथ कर रहे हैं। तो चूंकि किले ज्यादा इस किस्म में बनते हैं तो उनका मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट कैसे करना है? आप किलों पे अगर आप से जो अर्थिंग अब मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं वो अगर सही समय पे कर लें, ये मई का महीना है, अगर टिलर ज्यादा पता चल जाता है देखने से कि टिलर बहुत ज्यादा हो रहा है। एक पौधे में 6-7 किले अगर आ गए हैं तो पर्याप्त है। उसको बहुत ज्यादा नहीं बनते, 12, 14, 15, 16 किले अगर आ रहे हैं तो उसको कम करने की जरूरत है। तो मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने से किले जो है, जो ज्यादा किले जो बाद में किले बनते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और नए किले भी नहीं बनते। और जब एक बार जितने किले पहले बने थे वो अगर बढ़ना शुरू कर गए तो फिर वो अपनी बढ़वार पकड़ लेते हैं। तो किलों का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इवन हम तो ये भी रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर बहुत ज्यादा किले हो रहे हैं, अर्थिंग अप के बाद भी नहीं है, तो आप उसमें कुछ किले काट भी सकते हैं। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। अगर कम किले होंगे, कम गन्ने बनेंगे तो देखिए एक बहुत अच्छा इसका गन्ना का जो तरीका प्रकार है उसका अगर देखेंगे तो बहुत वजनी गन्ना है, ठोस गन्ना है, सॉलिड गन्ना है, एकदम सॉलिड गन्ना है। तो उसकी बढ़वार अगर थोड़ा सा कम किले होंगे, कम गन्ने बनेंगे तो उसकी मोटाई बढ़ जाएगी। और जब मोटा गन्ना होगा, ठोस गन्ना होगा तो उसका वजन बढ़ेगा। और जब किले कम होंगे तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी। ठीक है। तो अगर हाइट और मोटाई
गन्ने की लंबाई और मोटाई दोनों बढ़ती हैं, तो आपका टोटल जो गन्ने का वजन है, सिंगल केन वेट जिसको बोलते हैं, एक गन्ने का वजन वो बढ़ेगा। और अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5-6 गन्ने भी अगर आप एक पौधे में बन जा रहे हैं जिनका वजन 1 किलो या 1.25 किलो तक है, तो ये मान के चलिए 30,000, 32,000, 35,000 तक एक हेक्टेयर में पौधे होते हैं। तो 35 के हिसाब से 1 किलो का गन्ने का है अगर, तो 35,000 पौधों से कैलकुलेट करें तो लगभग आपका 150, 160 के आसपास पहुंचेंगे, सब 175 तक पहुंचेंगे। और उनको अगर वजन में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी ईल्ड लगभग 1500 क्विंटल के आसपास आराम से आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा टिलरिंग के पीछे मत भागिए। गन्ना कम हो, लंबे हो, वजनी हो, मोटे गन्ने बने तो उससे आपकी पैदावार बढ़ेगी। तो ये तो किले मैनेजमेंट करने से आपका इतना हो सकता है। अब दूसरी चीज आती है कि जब बुआई करते हैं तो थोड़ा सा जो आजकल वाइड रो स्पेसिंग की बात करते हैं, 4 फीट पे या 4.5 फीट पे और 2 फीट पे या 2.25 फीट पे जैसे अभी कर सकते हैं। तो अगर उस पे करते हैं तो उस पे आपको स्पेस मिलता है। उसके 2 फायदे हैं। आपके पास अगर छोटा ट्रैक्टर है तो आपको इंटरकल्चर से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, रोटावेटर आसानी से चला सकते हैं। और जो पेयर के बीच का रास्ता है उस पे एक बार वीड मैनेजमेंट हो जाएगा तो आसानी से उस पे ये घास और खरपतवार का मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है इसका अर्थिंग अप। छोटे ट्रैक्टर के लिए बहुत सारी मशीनें अर्थिंग अप के लिए भी बनी है। एक डिस्क टाइप है, एक रिजर टाइप का है। तो उसको अगर मैनुअल अर्थिंग अप नहीं करा रहे हैं, और वो भी खासकर जब आपका थोड़ा सा गन्ना बड़ा हो जाता है, तो उसमें ट्रैक्टर से आराम से दोबारा भी मिट्टी चढ़ा सकते हैं। तो आपका वीड मैनेजमेंट भी हो गया, अर्थिंग अप भी हो गई। तो आप अपने ट्रैक्टर के हिसाब से 4 फीट 4.5 फीट पे आप उसकी प्लांटिंग कर सकते हैं, और जिससे आपका स्पेस मिलेगा तो गन्ने की मोटाई अच्छी होगी और हाइट अच्छी आएगी, तो सिंगल केन वेट बढ़ेगा, अल्टीमेटली आपकी पैदावार बढ़ेगी। दूसरा इसका जो आता है, एक आध और प्रॉब्लम आती है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट का जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में, जब टिलरिंग होती है उस समय गन्ने इसके 14-201 की बढ़वार थोड़ी सी स्लो होती है, तो उस समय खरपतवार बहुत ज्यादा आते हैं। तो उस समय खरपतवार मैनेजमेंट करने की जरूरी है, और खरपतवार मैनेजमेंट करना उसका केमिकल से कर सकते हैं, निराई गुड़ाई करके कर सकते हैं। खेत साफ रखें जिससे क्रॉप और बीड का जो कंपटीशन है वो कम हो, जिससे बढ़वार हो सके। और कुछ लास्ट ईयर मैंने कई किसानों को देखा कि वो जैसे ही बारिश होती है और उसमें घास खड़े हुए, बारिश हुई, पानी भर गया खेत में, उसके बाद उसमें यूरिया डाल दिए, तो जो राटिंग की प्रॉब्लम आती है इनिशियल फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, बहुत सारी जगह शिकायत आई इस बार कि गन्ने में सूख रहा है, तो वो कुछ एग्रोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की तरीके से करते हैं, तो उस वजह से होता है। अच्छा, दूसरा 1 साल से और 2 साल से मैं देख रहा हूँ लोगों को शिकायत है इस दिसंबर के महीने में कि गन्ना पीला हो जा रहा है, पत्तियां पीली पड़ जा रही है। उसका भी रीजन है कि जब उसको मैंने पिछले इस साल भी गया था, मैं लास्ट ईयर भी गया था एक शुगर मिल में एरिया में, तो उसका जो रीजन पाया गया उसमें टॉप बोरर का जो आखिरी ब्रूड जो दिसंबर में आता है, जो आपको अगोला अगर निकालेंगे तो आखिरी पत्ती जो होती है, जो एकदम ग्रोइंग, जो अंदर जो लपटी हुई पत्ती होती है, जो एकदम नई निकल रही होती है, वो सूख रही होती है। तो उसको जब काट के देखा गया तो पता चला उसके अंदर कीड़ा बैठा हुआ है, बोरर बैठा हुआ है, जो उसका लार्वा है वो बैठा हुआ है। और वो नुकसान उस स्टेज पे बहुत ज्यादा नहीं करता क्योंकि क्रॉप मैच्योर हो चुकी है आपकी, तो वो पत्ती सूखने लगती है बीच की, उसके बाद उसके नीचे की जो अगोले की हरी पत्ती है उनमें पीलापन आने लगता है, जिस वजह से आपकी फसल लगता है कोई बीमारी आ गई, कोई पीलापन आ गया। लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और उसको करने के लिए, लेकिन उसको वो न हो उसके लिए थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, आपको रेगुलर वॉच करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो टॉप बोरर चोटी बेधक हमारा कीड़ा है, इसके अब लगभग 5 जो ब्रूड हैं, हर स्टेज तीसरी पीढ़ी नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन अब हर पीढ़ी इसमें नुकसान पहुंचा रही है। तो उससे बचने के लिए
सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो हम केमिकल कोराजेन यूज करते हैं या उसका जो प्रयोग करते हैं उसको किस स्टेज पे करें। लोग अक्सर अर्ली में ही जो ये आता है उसमें खासकर ऑटम प्लांटेड क्रॉप में जो मार्च में आता है मार्च में ही प्रयोग कर देते हैं, उसी मार्च में ही प्रयोग कर देते हैं। तो उसको और करने के बाद किसान भाई जानते हैं कि एक बार कोराजिन लगा दिया उसके बाद पूरे साल भर की फसल। ऐसा नहीं होता है, कोराजिन का भी अपना 3 महीने का समय है, उसके बाद फिर दूसरे ब्रूड आते हैं। तो अगर मार्च वाले कंडीशन में पिकिंग करा लें, लीफ ऐसे मैनेज करा लें, लीफ से उसका कटवा दें, सूट कटवा दें, तो वो वाला ब्रूट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप थर्ड ब्रूट को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी भी वही डैमेज करता है। तो आप मेरा एक ही पर्पज है कि कोराजेन को सही समय पे लगाएं। मई फर्स्ट वीक में बेहतर माना जाता है, मई फर्स्ट वीक में बेहतर माना जाता है, और उसको उसी समय लगाएं जिससे वो आखिर बाद के जो ब्रूड आते हैं उसको भी कंट्रोल कर सके, जिससे इस ये जो लास्ट में जो आखिरी नवंबर दिसंबर में आपका जो फसल में पीलापन या जो इन्फेस्टेशन होता है उससे बचा जा सके। देखिए, कई महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर साहब ने बताई। समय से बुआई, कई बार किसान भाई 14-201 की बुआई जाकर के अप्रैल मई में करते हैं। तो बेहतर पैदावार अगर आपको लेना है 14-201 से, तो आप समय से बुआई करें, 15 फरवरी के आसपास बुआई कर दें, या फरवरी लास्ट तक या मार्च फर्स्ट वीक तक भी कर दें तो अच्छी पैदावार मिलेगी। टिलरिंग की बात डॉक्टर साहब ने बताई कि जो अवांछित कल्ले हैं उनको बनने से रोकने के लिए आप समय से अगर मिट्टी चढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से भी जो कल्ले हैं वो गन्नों में परिवर्तित होंगे और आपकी पैदावार अधिक होगी। कई महत्वपूर्ण बातें सर ने बताई। देखिए, इस वैरायटी की एक खासियत और भी है, पेड़ी की पैदावार इसकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें फुटाव बहुत अच्छा होता है। और आप सभी जानते हैं कि पेड़ी में हमारी जो कुल लागत आती है 22 से 23% हमारी लागत पौधे की तुलना में कम आ जाती है। तो पेड़ी की पैदावार भी इससे अधिक आती है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके आप 14-201 से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सर, एक किस्म और जो इस समय किसानों में बड़ी लोकप्रिय हो रही है, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ की 16-202, उसके बारे में भी कुछ किसान भाइयों को चाहेंगे हम। 16-202 एक अच्छी किस्म है, और ये कहे कि कोई कंपैरिजन नहीं है 14-201 और 16-202 में, मतलब उसको बढ़वार को लेके 16-202 थोड़ा सा फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है, और इसको हम लेट प्लांटिंग में भी लगा सकते हैं। जो किसान भाई गेहूं काट के बोते हैं, गन्ना बोते हैं, उसमें भी इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। अभी कुछ, क्योंकि मैंने इसका भी ये 16-202 लास्ट ईयर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 20 फरवरी को अडॉप्ट किया गया था। तो मेरे पास कुछ सीड था जो मैंने करीब जोड़ा था, लगभग 70 से 80 हजार बट मैंने लास्ट ईयर मार्च में ही किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें से 200-300 बट जो किसान को दिया गया, एक प्रत्येक किसान को। जो उनका फीडबैक आ रहा है अभी तक ऑलमोस्ट 100% पॉजिटिव फीडबैक, बहुत अच्छी वैरायटी है, दे आर सेटिस्फाइड, वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। इस सीजन में मैंने अक्टूबर में लगभग क्या एग्जैक्ट 100% उठान हुआ, जो केन कमिश्नर साहब के यहाँ से अलॉटमेंट था। 10 लाख बट का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया अक्टूबर के महीने में, और वो मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट थे वो सेंट्रल यूपी, अपना मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, जहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है 238 की। ईस्टर्न यूपी तो काफी कवर कर लिया है। तो अक्टूबर के महीने में 10 लाख बट दिया। इसके साथ साथ मैंने 1000 किसानों को ऑनलाइन बुकिंग किया था, जिनको 300 बट प्रत्येक किसान को दिया गया 16-202 का ऑनलाइन के माध्यम से। और वही ऑनलाइन प्रक्रिया इसी फरवरी में भी मैंने अभी शुरू होगी, जिसका 1 फरवरी से मैंने किसान भाइयों को बोल रखा है, उसकी सूचना भी हो जाएगी वेबसाइट पे। 1 फरवरी से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। 16-202 का एक बैग यानी 300 बट के लिए किसान भाई उसको ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। जो अक्टूबर में वो उसका जो तरीका था, जो सिस्टम बना था, उसी सिस्टम से फरवरी मार्च में भी सीड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके थ्रू। और इसके अलावा 6 लाख बट जो उपलब्ध है अभी, वो मैंने केन कमिश्नर साहब के अलॉटमेंट के लिए भेज दिया। वो अभी आएगा, तो वो जहां भी अलॉट होगा, जिन शुगर मिल को, जिन गन्ना विकास परिषदों को, उनको वितरित किया जाएगा। देखिए, 16-202 के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई कि जिस तरीके से अक्टूबर में ऑनलाइन वितरण की प्रक्रिया थी विभाग के माध्यम से प्लस ऑनलाइन माध्यम से, दोनों माध्यम से इस वर्ष फरवरी में भी यहाँ से वितरित किया जाएगा। जो किसान भाई ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
और जो विभाग के माध्यम से लेना चाहते हैं वो अपने संबंधित गन्ना विकास परिषद से संपर्क करके और बीज प्राप्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस अहम जानकारी के लिए। हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप शाहजहांपुर से चल के यहाँ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आए। आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने बात किया। थैंक यू। थैंक यू।